हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम कुमार महतो। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है नॉन लीनियर स्पेस। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशन देना चाहता हूँ। और मोटिवेशन क्या है हमारी? तो देखो, हमारे पास ऑलरेडी एक स्पेस है, लीनियर स्पेस। बट उस पर हम अपने थ्योरीज को डेवलप नहीं करेंगे। ठीक है? तो क्यों नहीं करेंगे, सवाल आता है। तो क्योंकि उस पर एक कमी है, और उस कमी को समझने के लिए हम एक ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो अगर मैं अपने रियल एनालिसिस का कोर्स को कंसिडर करूं, तो इस पे हम लिमिट कंटिन्यूटी की बात कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि इस पे एक डिस्टेंस का नोशन होता है। ठीक है? इस वजह से हम यहाँ पे लिमिट पॉइंट वगैरह की बात कर पाते हैं। ठीक है? अगर हम टोपोलॉजिकल सेंस में जाएंगे तो वहां पे डिस्टेंस का नोशन की भी नीड नहीं पड़ती है, लेकिन हम वहां तक नहीं जा रहे हैं। ठीक है? तो अभी हम फॉर्मली अगर हम बात करें इस स्पेस में, दैट इज मेट्राइजेबल स्पेस में, तो वहां पे डिस्टेंस का नोशन होता है। ठीक है? तो अगर आपको नहीं पता है डिस्टेंस वगैरह, तो अभी आप उसको रहने दो। ठीक है? टोपोलॉजी वगैरह नहीं पता तो आप उसको भी रहने दो। लेकिन अगर हम, जितनी आपकी नॉलेज है, अगर उसमें अगर मैं बात करूं, तो रियल एनालिसिस में अगर हम लिमिट कंटिन्यूटी की वगैरह बात कर पाते हैं, क्योंकि वहां पे डिस्टेंस का एक नोशन होता है। और यहाँ पे जो डिस्टेंस का नोशन होता है वो किस टाइप से होता है? तो अगर हमें कोई दो पॉइंट दे दिया जाए अपने स्पेस में, दैट इज यहाँ पे रियल लाइन है एक्स और वाई। ठीक है? तो इनके बीच के डिस्टेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एक्स माइनस वाई से। ठीक है? और इन्हीं के वजह से हम ये लिमिट वगैरह बात कर पा रहे हैं। लिमिट वगैरह जो डिफाइन है वो डिस्टेंस के प्रेजेंस की वजह से ही हो रहा है। सिमिलरली अगर हम मैट्रिक स्पेस में अगर हम बात करें, मैट्रिक स्पेस में, ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं? लिमिट कंटिन्यूटी की बात करते हैं। तो लिमिट कंटिन्यूटी की बात इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि यहाँ पर भी डिस्टेंस का एक नोशन होता है। ठीक है? और उस डिस्टेंस के नोशन के वजह से हम यहाँ पे ये सारी चीजें कर पाते हैं। तो यहाँ पर अगर हमको कोई दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पता करना हो स्पेस में, अगर कोई एक्स है, वाई है, जो कि मेरे मैट्रिक स्पेस में है, तो उनके बीच का डिस्टेंस हम इस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं, इस फंक्शन से फाइंड करते हैं। ठीक है? और इस डिस्टेंस के नोशन के प्रेजेंस के वजह से ही हम यहाँ पे लिमिट कंटिन्यूटी वगैरह बात करते हैं। समझ में आया? लेकिन ये सारी चीजें हम वेक्टर स्पेस में नहीं कर पाते। बट इन वेक्टर स्पेस we can't talk about limit continuity। हम वेक्टर स्पेस में तो लिमिट कंटिन्यूटी की बात नहीं करते। कारण क्या है? क्योंकि वेक्टर स्पेस पे हम एक डिस्टेंस का नोशन ना तो इंट्रोड्यूस किया होता है, ना तो नेचुरली उस पर इंट्रोड्यूस किया हुआ होता है। ठीक है? वहां पे डिस्टेंस जैसी चीजें कुछ है ही नहीं। इस वजह से कोई भी सीक्वेंस जनरेट करके हम उसकी कन्वर्जेंट की बात नहीं करते हैं, लिमिट की बात नहीं करते हैं, कंटिन्यूटी की बात नहीं करते हैं। तो अगर हमको ये सारी चीजें करना है जो कि हम फंक्शनल एनालिसिस में अपने स्पेस में करना चाहते हैं, तो हमको यहाँ पर डिस्टेंस का एक नोशन देना पड़ेगा। तभी तो हम अपने वेक्टर स्पेस में कर पाएंगे। इसी वजह से हम यहाँ पे लीनियर स्पेस पर काम नहीं कर रहे। लीनियर स्पेस मतलब क्या है? वेक्टर स्पेस। तो हम अपना जो थ्योरी है डेवलप करना चाहते हैं फंक्शनल एनालिसिस में, वो सारी चीजें हम लीनियर स्पेस पे नहीं कर पाएंगे। सिर्फ लीनियर स्पेस होने से नहीं होगा। तो वहां पर हमको एक डिस्टेंस का नोशन देना पड़ेगा। और उसी डिस्टेंस के नोशन को एक नेम से बुलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैट्रिक स्पेस में क्या है? मैट्रिक स्पेस में जो डिस्टेंस का नोशन है उसको हम किस नाम से बुलाते हैं? बताओ। मैट्रिक के नाम से बुलाते हैं ना। एक मैट्रिक डिफाइन करना पड़ता है अपने सेट पे। तो उस मैट्रिक के साथ वो सेट को हम मैट्रिक स्पेस बोलते हैं। तो यहाँ पर वेक्टर स्पेस में हमको एक डिस्टेंस का नोशन चाहिए। अपने वेक्टर स्पेस में अगर ये हमारे पास वेक्टर स्पेस है, तो इस पे एडिशनली हमको एक क्या करना पड़ेगा? डिस्टेंस का नोशन देना पड़ेगा। ठीक है?
उसी डिस्टेंस के नोशन को हम एक नेम से बुलाते हैं, जैसे कि मैट्रिक स्पेस में मैट्रिक से बुलाते हैं, तो यहाँ पे हम उसको एक नेम से आइडेंटिफाई करेंगे, दैट इज नॉर्म। ये नॉर्म का जो डेफिनेशन है, इसकी फीलिंग बहुत लोगों को नहीं आती है या बहुत लोगों को डिफिकल्ट लगता है। तो नॉर्म एक्चुअल में कुछ नहीं है, बस एक वेक्टर स्पेस में जो डिस्टेंस का नोशन की काम करता है उसको हम नॉर्म बोलते हैं। ठीक है, इनफॉर्मली मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर्मली इसको हम डिफाइन करेंगे, एग्जैक्ट डेफिनेशन इसकी देखेंगे। लेकिन अगर हम इसकी फीलिंग की बात करें तो ये कुछ नहीं है, वेक्टर स्पेस में डिस्टेंस का नोशन प्रोवाइड करता है, उसी को हम नॉर्म बोल रहे हैं। ठीक है, वो नॉर्म कहते हैं हम इसे। तो समझ में आया, नॉर्म की फीलिंग आपको आई कि नॉर्म है क्या। अब यही वेक्टर स्पेस में जब हम एक नॉर्म इंट्रोड्यूस कर देते हैं ना, तो उस स्पेस को, जैसे कि यहाँ पे मैट्रिक डिफाइन किया और अपने एक नॉन एम्प्टी सेट पर मैट्रिक डिफाइन करने पे क्या होता है, वो सेट मेरा एक मैट्रिक स्पेस बन जाता है। तो यहाँ पर भी वैसा ही है, वेक्टर स्पेस में जब मैं एक नॉर्म डिफाइन कर दूंगा तो उसे हम नॉर्म लीनियर स्पेस या फिर नॉर्म वेक्टर स्पेस बोलेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, हम फॉर्मली स्टेट करेंगे कि नॉर्म क्या होती है एंड फिर नॉर्म लीनियर स्पेस क्या होती है उसको डिफाइन करेंगे एंड देन फिर फर्दर प्रोसीड करेंगे। सो अगर हम अपने अभी हम डेफिनेशन देंगे अपने नॉर्म की। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या कहती है, तो क्योंकि हमारा नॉर्म का जो डेफिनेशन होगा वो किसी वेक्टर स्पेस में होगा, तो हम यहाँ पे मान के चलेंगे गिवन अ वेक्टर स्पेस एक्स नाम देते हैं उस वेक्टर स्पेस का, एंड ये ओवर फील्ड के होगा। सो एक नॉर्म की अगर हम बात करें, अ नॉर्म इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। सो रियल वैल्यूड फंक्शन होगा तो किस टाइप से दिखेगा, इसको हम इस फंक्शन को डिनोट करते हैं इससे। ठीक है, स्टैंडर्ड नोटेशन है। तो ये एक्स से आर में एक मैपिंग होगा, दैट इज यहाँ से अगर हमने कोई एलिमेंट एक्स लिया है तो वो मैप करेगा नॉर्म एक्स में, जो कि रियल नंबर में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये फंक्शन कैसा होगा, वो कुछ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज को भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। सो क्या क्या प्रॉपर्टीज है, सो जब फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारा है उसको हम बोलते हैं नॉन नेगेटिविटी, ये टीवीटी। अब बाय नेम हमको समझ में आ रहा है ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर हम बोलेंगे कि अगर कोई वेक्टर हमने चूज किया है x, तो उसका जो नॉर्म होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यानी कि निगेटिव तो कभी नहीं होगा। ठीक है, और ये ट्रू होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x के लिए, यानी कि वेक्टर स्पेस के हर एक वेक्टर के लिए। जो सेकंड प्रॉपर्टी होता है वो हमारा क्या होता है, अब ऑब्वियसली एक डिस्टेंस बता रहा है तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता ना, तो हमेशा ये पॉजिटिव ही होगा या फिर 0 हो सकता है। तो वही यहाँ पे ये प्रॉपर्टी कह रही है। अब ये बात, सेकंड प्रॉपर्टी जो होती है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डेफिनेटनेस। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर किसी वेक्टर का नॉर्म 0 आता है तो वो वेक्टर कैसा होगा, वो बोलता है कि ये वेक्टर भी 0 होगा, या फिर अगर उस वेक्टर का नॉर्म वेक्टर 0 है तो उस वेक्टर का नॉर्म भी 0 होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी कहती है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, थर्ड प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं एब्सोल्यूट होमोजेनिटी। अब ये प्रॉपर्टी क्या होती है, ये कहती है कि अगर मैंने अपने वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो मेरे x के वेक्टर से, यानी कि x का जो नॉर्म होगा उससे कैसे रिलेटेड है, यानी कि एक वेक्टर लिया उसको स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसकी जो नॉर्म होगी वो x के नॉर्म से कैसे रिलेटेड होगी, तो मॉड अल्फा टाइप में होगी। और ये ट्रू होती है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x के लिए।
एंड अल्फा बिलोंग्स टू के के लिए। तो ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। जो फोर्थ प्रॉपर्टी होगी उसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, जो कि बहुत ही फेमस है, ठीक है, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। सो ये क्या कहती है कि अगर x प्लस वाई का नॉर्म ले लें हम, तो वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y से, और ये हर x, y बिलोंग्स टू x के लिए ट्रू है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है हमारी, ठीक है, जो हमारा एक रियल वैल्यूड फंक्शन सेटिस्फाई करता है अगर वो एक नॉर्म है तो। सो यहाँ पे जब भी हम बात करेंगे कि हमने कोई एक एलिमेंट लिया है x, तो उसकी इमेज क्या होगी इस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग, नॉर्म x। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम कॉल करेंगे नॉर्म ऑफ x से, ठीक है। तो ऐसे फंक्शंस को हम नॉर्म फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा नॉर्म का डेफिनेशन है, ठीक है, और इस तरह से हम इसको नॉर्म ऑफ x बोलते हैं। तो ये हमारा एक डेफिनेशन हो गया किसका, नॉर्म का। अब ये जो वेक्टर स्पेस है x, इसको अगर हम इस नॉर्म के साथ इंट्रोड्यूस कर दे, यानी कि इस नॉर्म को इंट्रोड्यूस कर दे इस वेक्टर स्पेस में, तो हम इसको बोलेंगे क्या, नॉर्म लीनियर स्पेस या फिर वेक्टर स्पेस, नॉर्म वेक्टर स्पेस या फिर नॉर्म लीनियर स्पेस, कुछ भी बोलो। तो ये हमारी डेफिनेशन थी, फॉर्मल डेफिनेशन, ठीक है। अभी हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे अपने नॉर्म की। उससे पहले मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ आपको। देखो ये जो नॉन नेगेटिविटी है, ये मेरे इस फंक्शन को थोड़ा सा स्पेसिफिक कर देगा। कैसे करेगा? सो यहाँ पर अगर हम देखें फर्स्ट प्रॉब्लम को, तो ये क्या है, x से r में मैपिंग है, पर ये थोड़ा और स्पेसिफिक करके दे देता है कि एक्चुअली में ये जो नॉर्म फंक्शन है ना, ये x से r प्लस यूनियन 0 में ही मैप करेगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमको इंडिकेट करती है यहाँ पे। सो अभी कुछ एग्जांपल्स करते हैं, एग्जांपल से आइडिया थोड़ा और क्लियर होगा। तो एक वेक्टर स्पेस लेना पड़ेगा हमें, तो हमने चूज़ किया आर एन वेक्टर स्पेस। इसके एलिमेंट कैसे होंगे, एक्स एन टाइप के, ठीक है। तो अभी अगर मैं इस पे नॉर्म डिफाइन करूं, तो नॉर्म को मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूं, इस नॉर्म को हम इन्फिनिटी नॉर्म बोलते हैं, इसलिए इसका स्टैंडर्ड नोटेशन इसको हम इस तरह से शो करते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी इन्फिनिटी नॉर्म कैसे डिफाइन होती है, तो हर एक टपल का एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो और जिसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी, उसको हम असाइन कर देंगे इसके नॉर्म पे। तो ये अगर हम नॉर्म डिफाइन करें इस टाइप से, तो ये एक नॉर्म फॉर्म करेगा, ठीक है, जिसे हम अभी शो करके दिखाएंगे कि ये नॉर्म फॉर्म कर रहा है। और इस स्पेस को विद दिस नॉर्म हम नॉर्म लीनियर स्पेस बोलेंगे। तो अभी हमें प्रूफ करना है कि ये एक नॉर्म है। तो नॉर्म प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली प्रॉपर्टी नॉन नेगेटिविटी शो करनी पड़ेगी। तो अभी देखो हर एक एक्स आई जो होगा ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल आई इज बिटवीन 1 to n। दिस इज ऑलवेज ट्रू। एक रियल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। अब दिस इज ट्रू फॉर ऑल आई, हर एक आई के लिए ट्रू है ना। तो जो मैक्सिमम होगा इनमें से वो भी क्या होगा, वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है ना मेरा किसी इंडिविजुअल से, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है, जहाँ पर आई हमारा 1 to n के बीच में लाई कर रहा है। तो ये क्या इंप्लाई करता है, ये वैल्यू एक्चुअली में क्या है, ये x की इन्फिनिटी नॉर्म है और ये एक्चुअली में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्रूफ हो रहेगा यहाँ से, देखो। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गए और ये सारे x के लिए ट्रू होगा ना मेरा, इस तरह से हम सारे x के लिए दिखा सकते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ट्रू हो गई। अब सेकंड प्रॉपर्टी ट्रू करके दिखानी है हमें। तो अगर हमारा x की इन्फिनिटी नॉर्म 0 है, तो इक्विवेलेंटली क्या हम कह सकते हैं, मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स आई इज इक्वल टू 0। यही तो इन्फिनिटी नॉर्म का डेफिनेशन है। तो अगर मैक्सिमम ही 0 है तो इक्विवेलेंटली क्या होगा, क्योंकि इंडिविजुअली मॉड एक्स आई जो होगा वो इस मैक्सिमम से तो छोटा ही होगा। तो मॉड एक्स आई क्या होगा,
इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल आई बिटवीन 1 to n। अब xi अगर कोई रियल की एब्सोल्यूट वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये xi क्या है, 0 है, और ये हर i बिलोंग्स टू 1 to n के लिए ट्रू होगा। तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि जो मेरा x है वो एक्चुअल में 0 0 टाइप का है, और ये एक्चुअली में 0 वेक्टर होता है किसका, Rn का। तो 0 प्रूफ हो गया। और अगर 0 होगा तो ये तो इफ एंड ओनली कंडीशन है, देख लो हम इधर से 0 पे पहुंच सकते हैं, 0 से यहाँ पे भी जा सकते हैं, ठीक है। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारा, एब्सोल्यूट होमोजेनिटी का। तो हमने ले लिया एक अल्फ़ा एक्स का वेक्टर और इसकी इन्फिनिटी नॉर्म फाइंड करनी है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मैक्सिमम, इसकी हर एक कोऑर्डिनेट कैसे दिखेगी, अल्फ़ा एक्स आई टाइप का। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम, इसको मॉड अल्फ़ा मॉड एक्स आई, क्योंकि दोनों रियल नंबर है। अब मॉड अल्फ़ा तो क्या है, कॉमन है मेरा, तो मॉड अल्फ़ा हमने बाहर ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई देखो, आई 1 से n के बीच में वेरी करेगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, मॉड अल्फ़ा, और ये क्या हो जाएगा, ये नॉर्म ऑफ एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर गई क्या, हाँ। अब लास्ट प्रॉपर्टी है ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी की। तो हमें x प्लस वाई का नॉर्म पता करना है। तो ये क्या होता है, ये होता है मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स आई प्लस वाई आई, जहाँ पर i जो होता है वो 1 से n के बीच में लाई करेगा। अब देखो, अगर हम फिक्स कर दे अपने i को, फिक्स कर दे i को, तो हम कह सकते हैं क्या, मॉड एक्स आई प्लस वाई आई इज लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स आई प्लस मॉड वाई आई। रियल नंबर तो ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी सेटिस्फाई करता है ना, और ये क्या लेस देन इक्वल टू होगा अपने मैक्सिमम से। हमने किसी फिक्स्ड एक्स आई को लिया है, तो कोई फिक्स्ड एक्स आई जो होगा वो सारे एक्स आई में जो मैक्सिमम होगा उससे तो छोटा ही होगा। उसी तरह कोई फिक्स्ड वाई आई जो होगा, मॉड वाई आई, वो मैक्सिमम वाले से तो छोटा ही होगा, तो ये चीज़ हम यहाँ पे लिख पाएंगे। अब ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअली में नॉर्म ऑफ एक्स है, और ये इधर नॉर्म ऑफ वाई है। ये वाले टर्म नॉर्म ऑफ एक्स है, ये नॉर्म ऑफ वाई है, इन्फिनिटी नॉर्म। सो यहाँ से हमें क्या समझ में आया, और ये ट्रू है फॉर ऑल आई बिटवीन 1 to n। सो मॉड एक्स आई प्लस वाई आई इज लेस देन इक्वल टू दिस फिक्स्ड टर्म या फिर फिक्स वैल्यू, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल आई बिटवीन 1 to n। हर आई के लिए ट्रू है ना, तो जो मैक्सिमम होगा उसके लिए भी ट्रू होगा ना। अगर एक सीक्वेंस है xn, इसकी वैल्यू 5 से छोटी है, तो इसकी जो लिमिट होगी वो भी तो 5 से छोटी होगी। तो यहाँ पे लिमिट जो है उसकी नीड पड़ेगी नहीं, यहाँ पे फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, तो उसमें जो भी मैक्सिमम होगा वो इन्हीं में से कोई एक होगा, वो तो टेंड होगा मैक्सिमम ना, तो इन्हीं किसी एक्स आई में होगा। तो ये वाली एक्चुअली में क्या होगी, कि किसी एक्स जे प्लस वाई जे होगा, जो कि जहाँ पर जे जो होगा वो n से 1 के बीच में होगा, कोई एक होगा, ये जे फिक्स होगा, ठीक है, जिसपे ये मैक्सिमम अटेंड होगा, जो कि हमारा सारे i का मैक्स होगा, ठीक है। तो ये जो मैक्स होगा ये ऑलवेज लेस देन इक्वल टू होगा x की इन्फिनिटी नॉर्म प्लस y की इन्फिनिटी नॉर्म से। और ये मैक्स एक्चुअल में क्या है, ये तो x प्लस वाई का इन्फिनिटी नॉर्म है, जो कि हमारा लेस देन इक्वल टू है x के इन्फिनिटी नॉर्म से प्लस y के इन्फिनिटी नॉर्म से। तो यहाँ से ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी भी सेटिस्फाई हो गया। तो क्या प्रूफ हो गया हमारा, जो हमें रिक्वायर्ड था कि ये एक नॉर्म फॉर्म कर रहा है। सो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि जो Rn है विथ दिस नॉर्म एक नॉर्म लीनियर स्पेस बना रहा है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल था। Rn में हमने एक नॉर्म को डिफाइन किया है जो कि इन्फिनिटी नॉर्म कहलाता है, और उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं ये आप यहाँ पे देख लो, क्लियरली स्टेट किया गया। तो ये एक एग्जांपल था। अब इसी Rn में हम एक और नॉर्म डिफाइन करना चाहते हैं जिसको हम पी नॉर्म कहेंगे। ठीक है, तो Rn में हम पी नॉर्म कैसे डिफाइन कर रहे हैं, तो सेकंड एग्जांपल हम ले रहे हैं। ठीक है,
Rn में, जहाँ पर हम पी नॉर्म डिफाइन करेंगे। अब ये पी नॉर्म कैसे डिफाइन होगा, तो हमें क्या करना है, हर एक कोऑर्डिनेट का मॉड लेना है और उसकी पावर पी करनी है। फिर क्या करना है, ऐसे हर एक कोऑर्डिनेट के साथ लेकर उसको हमें एडअप करना है एंड देन हमें pth रूट लेना है। तो हमने अब नॉर्म को इस टाइप से डिफाइन किया है, तो अब हम इसे शो करेंगे कि ये भी एक नॉर्म फॉर्म करता है, ठीक है। और ये जब नॉर्म फॉर्म करेगा तो Rn में जब हम ये नॉर्म इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो एक नॉर्म लीनियर स्पेस बनाएगा। तो ऑब्वियसली अगर हम इसे नॉर्म शो कर देते हैं तो क्या होगा, सो इफ इज अ नॉर्म, अगर ये नॉर्म है देन Rn विद दिस नॉर्म क्या होगा, एक नॉर्म लीनियर स्पेस होगा। और यहाँ पे देखो एक चीज़ नोट करो कि जो p होगा वो मेरा नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम एक और नॉर्म डिफाइन किए हैं जिसे हम पी नॉर्म कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, पी नॉर्म, और इसको हम इन्फिनिटी नॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो क्या आप पहले 3 प्रॉपर्टी को, नॉर्म के पहले 3 प्रॉपर्टी को शो कर सकते हो क्या? ये बहुत ही ईजी है, तो वीडियो पॉज करके आप खुद से एक बार ट्राई करो, फिर आप फर्दर प्रोसीड करो, ठीक है। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी आपके लिए डिफिकल्ट होगा क्योंकि उस पर एक रिजल्ट होगा, वो हम देखेंगे, ठीक है। सो मैं सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी को शो करने की कोशिश करता हूँ। तो मॉड एक्स आई तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा हर आई के लिए, और ये इम्प्लाई करेगा क्या, मॉड एक्स आई का पावर पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, and this will imply summation mod xi to the power p I is between 1 to n is greater than equal to 0, and then फिर वो imply क्या करेगा, वो imply करेगा summation I is equal to 1 to n mod xi to the power p whole to the power 1 by p is greater than equal to 0, and that will imply norm xp p norm is greater than equal to 0। और ये तो हर x के लिए ट्रू होगा ना, क्योंकि हमने x तो रैंडम लिया है। तो इस तरह से हम नॉन नेगेटिविटी दिखा देंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारा कि अगर x का p नॉर्म 0 है तो इसका मतलब क्या है, इज इक्विवेलेंट क्या है, समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n मॉड xi टू द पावर p होल टू द पावर 1 बाई p इज इक्वल टू 0। तो अगर हम दोनों साइड पावर p कर दें तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, इक्विवेलेंटली समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n मॉड xi टू द पावर p इज इक्वल टू 0। अब देखो सारे टर्म जो है इस समेशन में वो क्या है, पॉजिटिव है, तो उसको, और ये सम मिलके मेरे को 0 दे रहा है, तो वो कब पॉसिबल है, जब इंडिविजुअली सारे xi p जो है वो 0 होंगे फॉर ऑल i बिटवीन 1 टू n। अब फिर अगेन हम रूट लगा देंगे तो मॉड xi जो होगा वो 0 होगा फॉर ऑल i बिटवीन 1 टू n, ट्रू है। और यहाँ से क्या इम्प्लाई होगा, यहाँ से इम्प्लाई होगा कि xi इज इक्वल टू 0 है फॉर ऑल i बिटवीन 1 टू n, और ये क्या इम्प्लाई करता है कि ये x इज इक्वल टू 0 है। तो इफ एंड ओनली इफ का कंडीशन जो था बी प्रॉपर्टी में वो सेटिस्फाई हो गया, तो इस तरह से सेकेंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया। अब थर्ड प्रॉपर्टी हम देखते हैं, तो वो क्या है, अल्फ़ा एक्स का पी नॉर्म। अब ये क्या होगा बताओ, ये होगा समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n मॉड अल्फ़ा एक्स आई टू द पावर p टू होल पावर 1 बाई p। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n, देखो यहाँ पे मॉड अल्फ़ा टू द पावर p बाहर आ जाएगा, हमने प्रोडक्ट को ब्रेक कर दिया। रियल नंबर में तो ऐसा कर सकते हैं। सो यहाँ से क्या आएगा, मॉड अल्फ़ा पी हर एक टर्म में, मेरा सम के हर एक टर्म में क्या है, कॉमन है, तो मॉड अल्फ़ा पी को अगर हम बाहर लेंगे तो ये 1 बाई पी से कट के सिर्फ मेरे को मॉड अल्फ़ा आएगा, और अंदर क्या बच जाएगा, समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n मॉड एक्स आई टू द पावर p होल टू द पावर 1 बाई p, एंड दिस इज व्हाट, मॉड अल्फ़ा, और ये क्या है, ये x का p नॉर्म है। तो थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गया। सो अब जो हमारा लास्ट प्रॉपर्टी होगा वो है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। तो उसको प्रूफ करने के लिए हम एक इनइक्वालिटी का यूज़ करेंगे जिसे हम होल्डर्स इनइक्वालिटी कहते हैं।
अब ये इनइक्वालिटी जो है, इसको मैं प्रूफ नहीं करूंगा, इसको मैं एक सेपरेट वीडियो में प्रूफ करूंगा। अभी मैं इसे बस स्टेट कर दे रहा हूँ कि एक्चुअली में है क्या। तो ये होता क्या है, तो हमने कहा कि अगर हमारा एक्स भी के एन है एंड पी जो है वो 1 टू इन्फिनिटी के बीच में है, और एक्स में अगर हम पी नॉर्म और क्यू नॉर्म डिफाइन करते हैं या इन्फिनिटी नॉर्म डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो अगर हमारा पी 1 से बड़ा है, ठीक है, एंड हम लेट कर रहे हैं कि जो क्यू है वो इस तरह से है कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, या फिर और यानी कि पी और क्यू का इस टाइप से पेयरिंग हो, या फिर अगर पी की वैल्यू 1 है तो क्यू की वैल्यू इन्फिनिटी हो, तो उस केस में ये एक इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगा। और वो इनइक्वालिटी क्या होगा, आई इज इक्वल टू 1 टू एन मॉड एक्स आई इंटू मॉड वाई आई। ये जो प्रोडक्ट का सम होगा ये लेस देन इक्वल टू होगा एक्स के पी नॉर्म से इंटू वाई के क्यू नॉर्म से, ठीक है। तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को अब हम प्रूव करते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्या था, अगर हमारे पास है x प्लस वाई का पी नॉर्म, इसे हमें लेस देन इक्वल टू दिखाना है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं समेसन आई इज इक्वल टू 1 टू एन मॉड एक्स आई प्लस वाई आई टू द पावर पी होल टू द पावर 1 बाई पी। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, समेसन आई इज इक्वल टू 1 टू एन, और इसको टू पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। हमने एक पावर को क्या किया है, सेपरेट कर दिया, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप से दिखेगा। अब इस एक पार्ट पर अगर हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगाएंगे तो क्या होगा, ये लेस देन इक्वल टू आएगा, समेसन आई इज इक्वल टू 1 टू एन मॉड एक्स आई प्लस वाई आई टू द पावर पी माइनस 1 मॉड एक्स आई प्लस मॉड वाई आई। यहाँ पर हमने इस वाले पार्ट पे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगा दिया, तो यहाँ से क्या आएगा, ये चीज आ जाएगा। अब इसको अगर हम थोड़ा सा ओपन करके देखें तो ये क्या दिखेगा, यानी कि इस वाले इनइक्वालिटी को वापस से अगर हम लिखें थोड़ा सा ओपन करके, तो ये दिखेगा आई इज इक्वल टू 1 टू एन, ठीक है, मॉड एक्स आई प्लस वाई आई टू द पावर पी माइनस 1, और इधर मॉड एक्स आई हो जाएगा, एंड प्लस सेकेंड टर्म जो आएगा वो सिमिलरली यही होगा, बट एक्स आई की जगह वाई आई से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। और ये जो पावर 1 बाई पी था, इसको हमने क्या किया, इस साइड से ये कर दिया, यानी कि पावर पी कर दिया बोथ साइड। तो बोथ साइड पावर पी करने पे इधर का पावर पी हट जाएगा, और ये जो अंदर वाला टर्म है उसको सेपरेट करने पे ये आ जाएगा। अब इंडिविजुअली हम इन दोनों पे क्या लगाएंगे, होल्डर्स इनइक्वालिटी लगाएंगे, इस पे और इस पे। तो अगर मैं फर्स्ट वाले को ले लूं तो i इज इक्वल टू 1 टू एन मॉड एक्स आई प्लस वाई आई टू द पावर पी माइनस 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स, ये फर्स्ट हम मान रहे हैं। यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे मॉड एक्स आई मॉड वाई आई है ना, तो यहाँ पे मॉड एक्स आई तो मॉड एक्स आई ही रहेगा, और मॉड वाई आई की जगह पे क्या आ गया, ये वाला टर्म आ गया। तो ये एक टर्म की तरह यहाँ पे यूज होगा। इसको मैंने जेड आई ले लिया, मान लो इसको मैंने यहाँ पे जेड आई से कंसिडर कर दिया कि ये जो है वो मेरा मॉड जेड आई है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये कैसा दिखेगा, ये दिखेगा एक्स का पी नॉर्म एंड जेड का क्यू नॉर्म। तो एक्स का जेड नॉर्म पी नॉर्म कैसा दिखेगा बताओ, समेसन आई इज इक्वल टू 1 टू एन मॉड एक्स आई टू द पावर पी होल टू द पावर 1 बाई पी, एंड जेड का क्यू नॉर्म कैसा दिखेगा, समेसन आई इज इक्वल टू 1 टू एन मॉड जेड आई टू द पावर
क्यू होल टू द पावर 1/q, ऐसा दिखेगा। अभी देखो z की वैल्यू को रिप्लेस करो, zi की वैल्यू को, तो वो कैसा हो जाएगा, देखो ये तो यहाँ पे x का p नॉर्म ही रहेगा, इसको हम वापस से सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं, और ये अंदर वाला ये सेकंड टर्म क्या जाएगा, i इज इक्वल टू 1 to n, zi क्या है, मॉड xi प्लस yi टू द पावर p माइनस 1, और उसका पावर मेरा क्या है, q है, और होल टू द पावर 1/q है। तो ये हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ये x का p नॉर्म, और ये वाली चीज आएगी i इज इक्वल टू 1 to n मॉड xi प्लस yi टू द पावर p माइनस 1 इंटू q 1/q। अब यहाँ से एक चीज देखो कि 1/p प्लस 1/q इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो यहाँ से p प्लस q इज इक्वल टू pq आएगा, और p इज इक्वल टू p माइनस 1 इंटू q आएगा। ये आप करके देखना एक बार, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, p के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे x का p नॉर्म समेसन i इज इक्वल टू 1 to n मॉड xi प्लस yi का पावर p, एंड हमने 1/p से डिवाइड किया इंटू p/q से डिवाइड किया, मतलब p से मल्टीप्लाई p से डिवाइड कर दिया। तो ये चीज फिर क्या हो जाएगी, ये चीज हो जाएगी x का p नॉर्म, और ये वाला 1/p के साथ अगर हम अंदर में इसको ले लें तो ये हो जाएगा x प्लस y का p नॉर्म, और पावर में क्या हो जाएगा p/q, ये आ जाएगी। तो ये एक साइड आ जाएगी मेरे, ठीक है, ये एक साइड मेरा ये आ जाएगा, क्लियरली आप देख सकते हो। सिमिलरली सेकेंड टर्म के साथ जब हम ऐसा करेंगे तो सेकेंड टर्म में भी यही चीज आएगा। तो अगर मैं ब्लू वाले स्टेटमेंट को यहाँ पे वापस से लिखूं, तो ब्लू वाला स्टेटमेंट क्या है मेरा, x प्लस वाई का p नॉर्म का पावर p इज इक्वल टू समेसन i इज इक्वल टू 1 to n मॉड xi प्लस yi टू द पावर p माइनस 1 मॉड xi प्लस समेसन i इज इक्वल टू 1 to n मॉड xi प्लस yi टू द पावर p माइनस 1 मॉड yi। सो ये वाला टर्म किसके बराबर है मेरा, नॉर्म ऑफ xp नॉर्म ऑफ x प्लस वाई टू द पावर p/q प्लस नॉर्म ऑफ yp नॉर्म ऑफ x प्लस वाई टू पावर p/q। सिमिलरली वैसा ही होगा जैसा हमने इस वाले टर्म के लिए किया, उसी तरह इस वाले टर्म के साथ होगा, बस y की जगह x की जगह y से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो x प्लस वाई का p नॉर्म का पावर p/q को हम कॉमन लेके इस साइड डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस वाई टू द पावर p, और इधर p डिवाइड करेंगे तो इधर p/q से माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे लेस देन इक्वलिटी, ठीक है। सो दिस विल बी लेस देन इक्वल टू x का p नॉर्म प्लस y का p नॉर्म, ठीक है। अब ये वाला देखो p माइनस p/q क्या होगा, सो देखो हमारे पास 1/p प्लस 1/q इज इक्वल टू 1 था ना। सो अगर हम यहाँ पे p से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा p/p प्लस p/q बराबर p। सो ये 1 इज इक्वल टू p माइनस p/q होगा। तो ये p माइनस p/q का वैल्यू कितना है, 1 है। तो इधर क्या आ जाएगा, x प्लस y का p नॉर्म इज लेस देन इक्वल टू x का p नॉर्म प्लस y का p नॉर्म, और यही तो हमें प्रूफ करना था। तो चारों प्रॉपर्टी मेरा सेटिस्फाई कर रहा है मेरे जो नॉर्म फंक्शन हमने डिफाइन किया है। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि वो नॉर्म हो जाएगा, हमारा एक नॉर्म फंक्शन होगा। सो Rn जो होगा विथ p नॉर्म, ये एक नॉर्म लीनियर स्पेस होगा। तो ये मेरा 2 एग्जांपल था यहाँ पे, ठीक है, नॉर्म लीनियर स्पेस का। आगे हम और भी कई सारे एग्जांपल्स करेंगे। तो अभी के लिए हम करते हैं बाय, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।